हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता और आज हमारे साथ है सुधांशु बेहरा जो कि आपके सीएमए इंटर दिसंबर 25 में हमारे यहाँ से पढ़े हुए सारे सब्जेक्ट्स, ऑल ग्रुप 2 ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स, इवन सीएमए फाउंडेशन के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्लियर किए थे। और अब जो हम बात बताने वाले हैं आपको वो ये है कि आपको लग रहा होगा इनका रैंक कितना नंबर है जो आप इनका इंटरव्यू ले रहे हो सर। तो मैं बता दूं, हर बार रैंकर के व्यू पॉइंट से नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से सोचना चाहिए कि भाई किस तरीके से एक अबव एग्जामिनेशन स्कोर क्लियर करना चाहिए हमें। ऑल दो रैंक अगर आप दोनों ग्रुप अलग अलग देते हो ऑफ कोर्स वो अचीवेबल नहीं है, बट अगर दोनों मार्क्स इनका भी कंबाइन किया जाए तो एक रैंकर के मार्क्स से कम नहीं है। बट एक स्टूडेंट अगर एक एक ग्रुप देके क्लियर करना चाहता है, जो कि मैक्सिमम चंक होते हैं आप लोग में, बिकॉज सीएमए में जब लगातार एग्जाम्स होते हैं, जो मैं देखता हूं तुम लोग के केस में, तो बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर आप एक एक ग्रुप देके क्लियर कर रहे हैं तो आई थिंक सुधांशु इज द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन यू किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं अब हैंड ओवर करूंगा सुधांशु को और कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएमए इंटर और सीएमए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि एक एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, जो भी आप अपने आप को समझते हो, उसको कैसे प्रिपेयर करने में मदद करना है वो आपको हेल्प करेंगे सुधांशु। सुधांशु के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं आपको, तो उन्होंने हमारे यहाँ फाउंडेशन की क्लासेस ली थी एंड आई थिंक आई रिमेंबर आपने जब फाउंडेशन की क्लास ली थी आपका 300 पार था। कितना मार्क्स था? 304 मार्क्स आया था। और अभी सीएमए इंटर में उन्होंने हमारे सब्जेक्ट में तो भाई क्या फोड़ा है, और तो और बाकी सब्जेक्ट में भी क्या क्या मार्क्स आया है वो ये बताएंगे, और दोनों ग्रुप में क्या क्या मार्क्स आया वो सब बताते हुए हम इस इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं, एक एक ग्रुप देने की वजह से इनका क्या स्ट्रेटजी रहा, किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्लासेस को कैसे हैंडल किया, ये सब बात हम यहाँ करने वाले हैं। It will be a very informative video for everybody who is going to give their exams in group wise group pattern. So guys, let's start with the first question with Sudhanshu, and that is, what was your total marks in group 1 as well as group 2 and the segregation? एक एक करके बात करते हैं। पहले ग्रुप 1 में टोटल कितना आया? ग्रुप 1 में सर में 299 आए थे। 299 आउट ऑफ 400। ग्रेट। एंड सेग्रीगेशन बता सकते हैं अगर रफली? कॉस्ट में 81 मिला था। कॉस्ट 81, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 83 गुड, टैक्स में 77 एंड लॉ में 58। तो आप देख सकते हैं मार्क्स के शेड्यूल किस तरीके से फैले हुए हैं। अब आया बात ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में आपका टोटल 330 आउट ऑफ 400। ग्रेट। अब बताओ इसमें क्या क्या सेग्रीगेशन था? एफएमबीडी में 90 मिले थे। ग्रेट ऑसम। फिर ओएमएसएम में 83, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग में भी 83 गुड, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 74 मिले थे। 74 आए थे। तो आप देख सकते हैं स्कोर वाइज सारे सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन, सिवाय एक सब्जेक्ट जो कि आप देख रहे हैं लॉ में 58, वेरी क्लोज टू एग्जाम्पशन। बट ये पूरे कंसिस्टेंसी के साथ एक स्लैब में रहना कि हर पेपर को अच्छा लेके चलना, डेविएशन आप देख सकते हैं बहुत कम है, क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलाए तो कोई ऐसा नहीं था कि कई सब्जेक्ट में 90 और कुछ में 50s, हर एक में डिसेंट स्कोर करना बहुत जरूरी है, एक जो सिर्फ और सिर्फ एक एक ग्रुप देके क्लियर कर रहे हैं। और इन्होंने कोई छोटे मोटे मार्क्स नहीं, आप देख सकते हैं एक बार 300 और एक बार 330, और अगर आप मार्क्स मिलाए हेंस वही आपको मैंने जैसे बोला 630 बनता आपका स्कोर, जो कि आप कहीं ना कहीं तो रैंक में आ ही जाते दोस्त। बट ये तरीका भी गलत नहीं है अगर आप अपने एग्जाम्स को एक एक ग्रुप करके देते हैं। अब मैं बात करता हूं कि फाउंडेशन लेवल में जब इन्होंने 304 लाया, फिर भी इन्होंने क्यों एक एक ग्रुप देने का सोचा, क्या स्ट्रगल था, क्लासेस कैसे की, वगैरह वगैरह। एक पहला सवाल अब मेरा आपसे बनता है दोस्त कि आपके इस पूरे के कैलकुलेशन के पीछे क्या कहीं सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस लेना वर्सेस कि नहीं सर क्लासेस हम कहीं भी ले, ज्ञान लेने के ऊपर ध्यान देंगे और सीएमए एक्सक्लूसिव बात को ना ध्यान रखते हुए चले तो भी चलता है, क्या इस दो चीज में कुछ फर्क है? आपको क्या लगता है, क्या सीएमए एक्सक्लूसिव क्लास लेना बेटर है कि नहीं सर क्लासेस लो, चाहे कहीं भी अपने पढ़ाई पे भी डिपेंड करता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस आता है? तो भी ऑनेस्ट सर सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस का है, ये मेरे को हेल्प तो बहुत हुआ। जो वहाँ पे जो जैसे मटेरियल रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्रॉस चेक में टाइम मेरा सेव हो गया थोड़ा। तो क्योंकि सीए के साथ क्लासेस करते वक्त प्रॉब्लम क्या आती है, जो मैंने भी देखा बच्चों को, क्लासेस करते वक्त तो सम्स बन रहा है बट अपने मटेरियल से समस नहीं बनाते, तो लास्ट में जाके क्या होता है प्रॉब्लम सर,
जब रिवीजन करते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं या एग्जाम में सीधा बैठते हैं, सम्स का जो तरीका है लिखने का या पैटर्न है या क्वेश्चन का ही पैटर्न है वो ही नहीं पता रहता है कई लोग को, और वो प्रॉब्लम की वजह से लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं एग्जाम हॉल में। करेक्ट, ये आप बोलना चाह रहे हैं? ग्रेट ग्रेट। इसके अलावा आप मेरे को बताओ, आपने जब सीएमए इंटर के ग्रुप 1 दिए थे, कब दिया था आपने ग्रुप 1? दिसंबर 2024 में दिए थे मैंने। 24 में, दिसंबर 2024 में। उसके बाद आपने अभी दिया ग्रुप 2 दिसंबर 25 में। बीच का एक टर्म क्या हुआ? वो एक्चुअली सर मेरा कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर था, उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, इसलिए मेरे को वो अटेंड करना पड़ा। क्या वो एग्जाम क्लैश किया था आपके एग्जाम्स के साथ? वो एक्चुअली जिस दिन मेरा वाइवा था उस दिन मेरा ये डेट वाइज सेम पड़ रहे थे। ओके, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आपके साथ भी आएगा आगे, विच इज कि क्लासेस के दौरान या एग्जाम्स के दौरान ही एग्जाम्स क्लैश कर जाए, उसको कैसे हैंडल करना है। अब देखिए लास्ट सेमेस्टर है, कॉलेज की डिग्री की लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम थी, और उन्होंने उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिसीजन लिया वो यही लिया कि मेरे को एग्जाम देने से अच्छा अगले बार एग्जाम दे दूंगा, कॉलेज की डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है अगर आप देने भी जाते तो यू वर रेडी विथ योर प्रिपरेशंस। हाँ, बट सर्कमस्टेंसेस वाज सच कि इनको वो भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी था। तो भले ही एक टर्म आगे बढ़ा, बट वो डिसिप्लिन इन्होंने नहीं छोड़ा। मुझे याद है जब ये एक्सक्लूसिव क्लास में हमारे लाइव ऑनलाइन क्लास में बैठते थे, आई थिंक द अटेंडेंस वाइज ईशा मैम भी आपको बताएंगी इनके बारे में बाद में, बट हर एक क्लास, हर एक दिन अपडेटेड रहना, लाइव क्लास में पहुंचना, इनसे अच्छा मैंने किसी से नहीं देखा। याद है आप सबको? आप सबको बुलाते और थे क्लास में, अरे सर चालू कर दिया, जल्दी आ जाओ सब कोई, है ना? आप ग्रुप में लिखते थे, और मैंने देखा ग्रुप 1 के एग्जाम से लेके ग्रुप 2 के सारे क्लासेस, इवन मेरे तो 4 सब्जेक्ट थे, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ओएमएसएम में, आई थिंक एफएमबीडीए और मैनेजमेंट में इन्होंने मेरे 3 क्लासेस लाइव किए थे और एफएमबीडीए रिकॉर्डेड किया था। करेक्ट। और इस सब को इन्होंने इतने बखूबी तरीके से हैंडल किया कि अगर मेरा कोई क्लास चल रहा है, ये पहला बंदा था जो मुझे बोलता था कि सर हम सबको इकट्ठा कर लिए, क्योंकि ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती थी, टाइमिंग कई बार आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता था, इवन कभी कॉर्पोरेट आ जाता था ओएमएसएम की जगह, कभी ऑडिट आ जाता था, तो ही यूज्ड टू हेल्प अदर्स आल्सो टू केटर कि किस समय क्या चल रहा है। और इस कारण से जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही आप सुनेंगे, और क्या सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस लेते वक्त अपने बातों को ध्यान रखा, मेरे को एक बार जिस्ट में बताइए प्लीज। स्ट्रेटजी सर वो भी बोलूं? हाँ, स्ट्रैटेजी मेरा यही था कि हाँ, ये मेरे को हमेशा डे 1 से लास्ट डे के लिए प्रिपेयर करना था, क्योंकि लास्ट डे को सारा पूरा फुल सिलेबस समाप्त करके रिवाइज करना थोड़ा हार्ड है बहुत, तो इसलिए डे 1 से थोड़ा नोट्स मेंटेन करता था ताकि लास्ट डे ये जो भी हो फुल सिलेबस एकदम एक बार ओवरव्यू से देख सकूं एग्जाम में। ऐसे मतलब रूटीन क्या थी आपकी? मतलब डेली एक एक क्लास देखना? नहीं, डेली मेरे 3 क्लासेस थे, और रात को सोने से पहले जो दिन में पढ़ता था एक बार रिवाइज करके सोने जाता था, और फिर जब वीक एंड होता था तो संडेज को जो वीक में पूरा पढ़ा उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करता था। ओके। इस पूरे स्पैन में, इतने लंबे स्पैन में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े एज अ स्टूडेंट या एज अ सीएमए स्टूडेंट, सिलेबस को लेके जो भी बात आपको लगता है? मेन चैलेंज तो ये था कि जब ऐसे मेरा रिकॉर्डेड क्लासेस था, जब लिया था तो मेरे को ये लगता था कि आज तो क्लास है, आज ना करके कल करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा होता था। इसकी वजह से मेरे को जून 24 में ग्रुप 1 देना था, और मेरे क्लासेस हुए नहीं थे, इसलिए मेरे को एक अटेम्प्ट वापस स्किप करना पड़ा और दिसंबर 24 में देना पड़ा। ओके। तो उसके बाद आपको होश आया कि नहीं चलो प्रोक्रेस्टिनेशन कम करते हैं? क्या इसका रीजन यही था ज्यादातर कि गाइडेंस की प्रॉपर कमी, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता था आपको उस समय? वो सब कह सकते हैं, पर थोड़ा सा मतलब वो है ना कि मैं गेम बहुत खेलता था, उसका वो तो डिस्ट्रैक्शंस थे। बट मुझे जितना याद है जब भी आप बात करते थे, मिलते थे, उसके बाद जब हमने क्लासेस चालू की तो आप लोग एकदम लाइन पे आ गए थे। तो उसका रीजन क्या यही था? रेगुलर मॉनिटरिंग विद मी सर। तो ये काम आया इनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक बात आपने बताया चैलेंज था कि सर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं एक सीएमए स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि एक तो सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस मिलती नहीं है, मिलती भी है तो जैसा आप जानते हैं कि आपको जनरली लाइव ऑनलाइन घर पे करना पड़ता है, क्योंकि दिन में 4 क्लास और सारे टाइम नहीं तो क्लैश करेंगे, और उसके लिए अगर आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत जरूरी है। ग्रेट। अब मुझे एक बात बताइए सुधांशु, कि बच्चे एक बात मेरे से पूछते हैं कि सर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं? क्या हमें शुरू से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए और मॉक टेस्ट बाद में दें, कि रेगुलर बेसिस पे भी एक
एम्पल अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट दे, सीएमए के पैटर्न पे फोकस करके पढ़ाई करे, क्या पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स को साथ साथ में देखे, चैप्टर वाइज की लास्ट में देखे, क्या पैटर्न आप प्रेफर करते हैं और क्यों? सर मैं तो जैसे किया था कि मैं जैसे क्लासेस हो रहे उसके साथ साथ धीरे धीरे रिवीजन करता था ताकि एंड में जाके ज्यादा मेरे को रिवाइज ना करना पड़े, पाइल अप ना हो। तो वैसे Okay. मैं धीरे धीरे रिवाइज करते रहता था कि फिर मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन भी करता था। ओके, जैसे क्यूमुलेटिव रिवीजन? जैसे वीक में जो पढ़ाई हुआ, मंथ में जो पढ़ाई हुआ, फुल चैप्टर्स पढ़ता था, हाँ। उसके क्वेश्चंस फिर सॉल्व कर लेता था। मतलब एंड ऑफ द वीक, जी एंड सर, ऑफ द मंथ। हाँ। ग्रेट। ऐसा करते थे क्या आप कि अगर मान लो आज एक सब चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके तुरंत बाद ही उसके रिसेंट पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हाँ वो आप भी solve कर लेते हाँ थे? करता था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उससे हेल्प क्या होता था कि मैं थोड़ा सा एग्जाम रेडी हो जाता था टाइम से पहले ही। इवन हमारे तो किताब में भी हाँ पीछे सर, आपके हाँ, दिए हुए हाँ। हैं पिछले 2-3 टर्म लास्ट के। टर्म्स के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मैं तो, मेरे को याद भी आ गया, होमवर्क देते थे मैं आपको। होमवर्क भी देता था हाँ। और उसको क्लास में आके फिर करवाता हाँ था। सर। यस 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 यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मेरे को बताओ आप, इस पूरे बात के अलावा जब आपने रिवीजन किया, ये जो लास्ट का टाइम होता है 4 हाँ। पेपर को पढ़ते हैं और एग्जाम के वो जो कुछ पल मिलते हैं, मैं बोलूंगा 2 हाँ। एग्जाम्स के बीच में, उसमें कैसे रिवीजन को कैटर किया? स्पेशली पहले मेरे को ना आप बताओ, अगर आप ग्रुप 1 दिया जैसे आपने, तो ग्रुप 1 देते वक्त टैक्सेशन को लेके आपके पास जो वो 1.5 दिन का गैप था क्योंकि आप एक ग्रुप दिए हाँ। थे, तो कैसे आपने दोनों टैक्स को हैंडल किया? सर उस वक्त मेरे को याद है महाजन सर ने एक तो मैराथन लिया था, लाइव मैराथन, ओके। जो कि मिडनाइट को था, तो वो मैंने पूरा ये किया था। साथ साथ में सुना था हाँ, सर के। और मेरे ग्रेट। को पूरा एकदम रिवाइज हो गया, मेरे को क्योंकि recall आपने हुआ शायद था। उनसे ही क्लासेस ली थी हमारे जी सर। यहाँ से। ओके ग्रेट ग्रेट। मेरे को सब कुछ याद आ गया ऑलमोस्ट। फिर जब मैं थोड़ा सा सो गया, फिर जब ये सुबह उठा तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे हेल्प हुआ। और फिर मेरे को याद है कि मेरे को एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू बिना को होगा नहीं, तो रात को भी मैं थोड़ा बैठा एमसीक्यू बैंक सॉल्व किया। नेक्स्ट डे जब मैं एग्जाम देने गया मेरे 30 में 30 एमसीक्यू पूरा राइट थे जब मैं घर आके देखा तो मतलब अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं तो एमसीक्यू को अलग से टारगेट करना Yes, जरूरी sir, है। एकदम। अगर वो करते हैं तो कम से कम आपको ये श्योरिटी रहता है कि पास तो हो ही हाँ, जाएंगे। पास 40 तो कहीं ना exemption आ कहीं से जाएगा तो सर। आ ही जाएगा। और एग्जाम्शन तो हाँ, भाई वही। गनी कीमत है हमारे। और आपका शायद 77 7 आपने बोला, बहुत ह्यूज स्कोर है टैक्सेशन सब्जेक्ट में, बिकॉज वहां पे ये 1.5 दिन में भी पूरे सब्जेक्ट को समेटना, डीटी एंड आईडीटी बहुत डिफिकल्ट है दोस्त। हम लोग भी जब एग्जाम देते थे हमारे पानी छूट जाते थे। तो अब जैसे मैंने डीटी आईडीटी के लिए पूछा, अगला जो मुझे लगता है वन ऑफ द चैलेंजिंग पेपर इज अगेन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग। ये दोनों सब्जेक्ट वापस 1.5 दिन में कैसे, पहले क्या किया आपने, कॉर्पोरेट की ऑडिट कैसे निपटाया इसको? सर जब मैं एग्जाम देके घर आया थोड़ा सा टायर्ड था, तो मेरे को थ्योरी पढ़ने का मन नहीं था, तो मैं बैठा थोड़ा सा ये सम्स सॉल्व किया। उसके बाद जब ये हुआ कि मेरे को टायर्ड फील हुआ, मैं सो गया। सुबह ये अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं हमेशा ये थ्योरी पढ़ता था, तो उठा मैं ऑडिट पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लिया, एकदम प्रिपेयर्ड फीलिंग था एकदम। ओके, मतलब आपने पहले मॉर्निंग में पूरा ऑडिट कंप्लीट किया। उसके बाद वापस थोड़ा थ्योरी ये प्रैक्टिकल लेके बैठा कॉर्पोरेट का। उसके बाद मैं क्या था, जो लास्ट टर्म का जो ये एमटीपीस था वो एकदम सेट 1 सेट 2 एकदम टाइमर लगा के 2.5 आवर्स का एग्जाम से भी पहले आपने हाथ से लिख के हाँ। गए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या इससे पहले भी आप मॉक टेस्ट दिए हुए हैं? हाँ, मतलब बिफोर दैट एग्जाम टाइम के भी 1-1.5 महीना पहले क्या आपने हमारा मॉक टेस्ट पूरा दिया हाँ, था? सर, तो अगर आपने सारे मॉक टेस्ट दिए, वेरी नाइस। मतलब अगर आपने ग्रुप वाइज हमारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो ग्रुप 2 में जब चारों पेपर के टाइमली मॉक टेस्ट आपने दिए, क्या वो एग्जाम पैटर्न वाइज एकदम रिलेवेंट थे आपके एग्जाम में? पूरा एकदम। मैं और क्या उसको करने के बाद आपको लगा कुछ कि हाँ चलो रेडी है हम एग्जाम के लिए? सर जब मैं मॉक टेस्ट पेपर दिया तो आप बोले थे कि 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो मैं वही टाइमर लगा के बैठा था एकदम एग्जाम वो जैसा कंडीशन जैसा, तो वो लेके बैठा था एकदम वैसे ही सॉल्व कर रहा था कि जैसे ये पूरा है। और जब मैं ये थोड़ा सा कंपेयर किया एग्जाम पैटर्न से, तो एकदम पूरा सेम टू सेम था। चलो बहुत बढ़िया। मतलब वो आपको ऐसा लगा कि चलो वो मॉक टेस्ट देने की वजह से कम एक धक्का जो खाना होता था वो आपने खा लिया था। व्हाट वाज योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट? 40 to 50 के अंदर। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ बच्चे काफी ज्यादा हताश निराश हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो हम फेल हो रहे हैं, आगे क्या होगा, सिर्फ 40s में आ रहा है मार्क्स, आगे अभी 1 महीना बाद एग्जाम में क्या करेंगे? तो दोस्त वो चैलेंज ही है जिसको आपको आगे बढ़ाना है। और जैसे ही आप उस पर हैमर मारोगे, अपनी गलतियों को नहीं पता करोगे, तो शायद एग्जाम में 40-50 आता। तो क्या मॉक टेस्ट देने की वजह से वो जो मिस्टेक्स हो रहे थे वो ना हुए और वो मार्क्स आपका फिर 80s दिख रहा है, मुझे 70s दिख रहा है और 90 में भी गया?
सर वो एक्चुअली में क्या था, मॉक टेस्ट मैंने ये सिली मिस्टेक बहुत सारे किए थे, तो Okay. वो मैं आइडेंटिफाई किया और एक जगह note down किया। हाँ, एक जगह नोट डाउन Good, किया, और good point. एग्जाम में ये किया कि ये मेरे को गलती एकदम भी नहीं करना है। समझ गया मैं। देखो दोस्त, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको ये बातें, जो प्रॉब्लम एक जेन्युइन स्टूडेंट को हो रहा है, वो कल को आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपको भी अपने आप को एक लेवल तक पहुंचाना है, तो प्लीज फॉलो दीज थिंग्स, अदरवाइज प्रॉब्लम यही आएगा लास्ट में कि हम जितना भी बात कर ले सर, ये सुन सुन के हम प्रोक्रेस्टिनेशन में खुद चले जाएंगे। बट अगर आप नोट डाउन करेंगे इन बातों को, तो आप उसको अडेयर भी करोगे। मैंने अपने सब्जेक्ट के बारे में अभी तक बात नहीं किया। हाँ सर। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लाइक पहले अकाउंट्स के सब्जेक्ट को लेकर, और फिर जो 4 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कॉस्ट, एफएम, बीडीए और OMSM. अपना ओएमएसएम एज वेल एज अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या ऐसा लगा कि जब हम ये चीज पढ़ते हैं, तो ज्यादातर हमें सम्स को रीड करने का स्किल, खुद से एनालाइज करने का स्किल एग्जाम हॉल में बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आजकल वेरी फ्रेजाइल हो गया है आईसीएमए, आईबी काफी अच्छे से क्वेश्चंस पूछता है। तो व्हाट डिड यू फील अबाउट दीज सब्जेक्ट्स? क्या क्या क्लास क्या था, सीधा बता दे भाई, इतना बढ़िया मार्क्स का। सर आप तो बोलते थे ना कि ये जैसे मैं अभी तुमको टाइम दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, उसके खुद से ट्राई करो, नहीं बना तो मेरे को बोलना कहाँ पे नहीं हुआ, वो हम लोग बैठ के भी करेंगे। तो वही मैं फॉलो करता था। तो जब मैं एग्जाम में गया, देखा कोई कोई क्वेश्चन मेरे को जब नहीं आ रहे हैं, तो वो 1-2 बार रीड किया, नहीं हुआ तो मैं उसको छोड़ देता, बाद में ये करूंगा। जब टाइम बचता था वो देखता था, तो देखता था वो तो हो रहा है, तो वापस वो सॉल्व कर लेता था। गुड गुड। तो ये एक क्या बेनिफिट जो मैं समझा, मैं बताता हूँ। क्लासेस के दौरान कभी भी क्लासेस को आगे पीछे मत कीजिए। क्लास जब कर रहे हो, अगर एक टीचर एक टाइम दे रहा है, आपको फ्रेम दे रहा है क्लास करने का, आप उसको सही समय पे कीजिए और उसी समय पे कंप्लीट कीजिए। मुझे याद है जब मैं क्लास कराता था, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने में बड़ा मजा आता था क्लास के दौरान ही, कि पहले आप रीड करो एक क्वेश्चन को पूरा, आप उलझ जाओ उस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसके बाद आप एक बार मेरे से सुन लो उस क्वेश्चन को कि चलो इसमें ये बात कही गई है, फिर एक बार आप ट्राई करो खुद से बैठे बैठे। मैं गायब हो जाता था स्क्रीन से, मुझे याद है मैं खुद ही बाहर निकल जाता था, और फिर मैं आके उस सम्स को वापस करवाता था। ये 4 स्टेप में पढ़ाई करने से क्या हुआ, शुरू की मेहनत रंग लाती है एग्जाम हॉल में, जब कोई नया सम्स आ जाता है। आई थिंक एक नया सम्स आते ही लोग वहीं पे ठंडे पड़ जाते हैं, बट अगर आप उसको एक बार के लिए स्किप करके लास्ट के लिए बचा के रखो, और ठंडे दिमाग से वापस जैसे क्लास में सोचते थे सोचो, तो क्यों नहीं बनेगा दोस्त। सारी बातें सेम ही है, और वो देख पा रहे हैं आप, पेपर वॉज वेरी गुड दिस टर्म ऑल्सो। ग्रुप 2 के अच्छे क्वेश्चंस आए थे, नए क्वेश्चंस आए थे, हम खुद बोल रहे थे एलपीपी वाला जो आया था, बहुत जबरदस्त सवाल आया था लीनियर प्रोग्रामिंग का। बट अगर उसको हैंडल करके बच्चा 83 ला रहा है एक ऐसे पेपर में जहां एसएम का थ्योरी भी 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो आई थिंक इट इज नॉट इजी जो इसने किया है। ही हैज आल्सो डन अ मार्वेलस जॉब। रैंक के मार्क्स से कम मार्क्स है भी नहीं, और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो सबसे पहले इसके सारे स्ट्रगल्स को भी आप सुनिए, और एज अ स्टूडेंट देखिए क्या ये आपके साथ भी हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आपको भी इनकी तरह काम करना पड़ेगा। अब बात आया लास्ट हमारे तरफ से। देखो दोस्त, हमने प्रैक्टिस सेशंस लिए थे आपके लिए, याद है आपको? मॉक टेस्ट तो लिए ही थे, प्रैक्टिस सेशंस। वॉज इट हेल्पफुल कि हम बैठे बैठे तुमको सम सॉल्व करवा रहे हैं सामने सामने? कंसेप्ट तो हो गया चलो क्लासेस के दौरान, क्या वो पार्ट जो यूट्यूब में आपके लिए फ्री छोड़ दिया हमने, क्या काम का था आपके एग्जाम से पहले भी? हेल्पफुल बहुत, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरा जो सेल्फ रिविजन का टाइम था वो थोड़ा सेव हो गया। उससे वो हुआ कि ये जैसे मेरे को खुद बैठ के वापस से कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते, वो आप हम लोग को पहले ये बोल देते थे कि यहाँ पे ये हो सकता है, जैसे मैंने तुम पढ़ाया था क्लास में, पॉइंट्स याद है? हाँ सर, हॉ करके आप बोलते थे, तो वो सब वापस हम लोग को रिकॉल हो रहा है ऐसे बिना खुद को ये कर समझ गया। तो वो हम लोग को वापस से वो करना नहीं पड़ा, तो वहां से क्वेश्चंस भी मिल गया, क्या पढ़ना है पहले क्या नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जाम से पहले क्या सारे क्वेश्चंस को हाथ से बनाने चाहिए, कुछ बनाने चाहिए, कुछ क्या इंपॉर्टेंट देख के जाना चाहिए, क्या कुछ टिक करके रखते थे आप अपने लिए? आई फील सर, आप तो ये लिस्ट हम लोग को दिए थे, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें से जो मेरे को सबसे ज्यादा टफ लगता था, जो हुआ नहीं था, तो वो मैं तो ये बनाता था लिस्ट, उसको फिर वापस से लास्ट डे वो प्रिपेयर करके जाता था। हाथ से बनाते थे? हाँ सर, हाथ से। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो चीज अलग है वो अपने कैलकुलेटर में शॉर्ट। हाँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये हो गई अभी की बात है। अभी क्या कर रहे हो? आर्टिकलशिप की तैयारी? अभी तो वही सर, आर्टिकलशिप के लिए वो कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 जगह इंटरव्यूज दिए हैं। ग्रेट ग्रेट। नॉलेज काम आता है आपको लगता है ये भी? हाँ सर, जो बेसिक नॉलेज है, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हुआ तो आराम से हम लोग टैकल कर सकते हैं जो इंटरव्यू कोई क्वेश्चंस पूछेंगे। वेरी नाइस। देखो दोस्त, मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ और आप देख भी गए होंगे, स्टैमरिंग
कर रहे हैं ये साथ साथ में बोलते वक्त, इनके शायद बचपन से हाँ था। हाँ, सब बचपन से है। बट जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो मैटर करता है। यहाँ लोग ठीक से बोल सकते हैं, वो भी ठीक से नहीं बोल पाते। और मैं बता दूं आपको, आई थिंक दिस इंटरव्यू वाज टोटली फॉर यू फर्स्ट टाइम। हाँ सर, फर्स्ट टाइम है। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपके पास कोई स्क्रिप्ट था बोलने के नहीं लिए? सर, नहीं। आप एकदम इम्प्रॉम्प्टू जवाब दे रहे हो, हाँ। हम भी इम्प्रॉम्प्टू बात कर रहे हैं। हमने इस वीडियो को बनाते वक्त इसी बात पे फोकस किया कि बच्चों को सही डायरेक्शन मिले, ना कि इस तरीके से ये समझो आप कि यहाँ पे हम लोग को ये सिखा रहे हैं कि यहाँ क्लासेस लो, ये लो, वो लो। आप अगर सुधांशु को लेके बात समझेंगे उनकी, तो आपको पता चलेगी कि इसके पीछे का स्ट्रगल क्या है और आपको भी तैयारी कैसे करनी है। सुधांशु, आर्टिकलशिप के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। एंड आई नो मैंने को पास तुम्हारी सीवी आ चुकी है, मैंने ऑलरेडी आगे भेज दिया है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि तुमको भी अच्छे अच्छे कंपनीज में मौका मिले, बट इट टेक्स टाइम, हाँ वी सर। शुड वेट फॉर इट। आपका इन बच्चों को लेके क्या बोलना है आगे, जो अभी फाउंडेशन दे रहे हैं और इंटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं? कैसे इनको पढ़नी चाहिए, क्या राय दोगे आप? एक दो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको लगता है बच्चों को देनी चाहिए। सर सबसे पहला मैं तो यही बोलूंगी, प्रोक्रेस्टिनेशन ये बिल्कुल मत करना। जैसे मैं किया Okay. था, मेरा एक टर्म वेस्ट हो स्किप गया। हो गया उस चक्कर में। हाँ ओके, सर, उस वजह से। और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट नहीं रहे क्लासेस के साथ और डेली रिवीजन, तो एंड में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब ऐसा रूटीन के साथ चलना हाँ सर, चाहिए, एकदम। फाकी नहीं मारना चाहिए। हाँ सर, बहुत शेड्यूल बढ़िया, बना के हमेशा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बता दे दोस्त, कि तुमने जो ये सारे रिजल्ट्स बताए इन लोगों को, गाइडेंस का काम, इसके साथ साथ मेहनत तुमने किया, प्रैक्टिस किया, अच्छा मार्क्स तो आएगा ही। हाँ। बच्चे को ये बता दो कि भाई पेपर में बैठते हैं ना, तो अगर ये सब चीज रहेगा तो मार्क्स आएगा। बच्चे क्या डरते हैं पता है? सर मेहनत करने के बाद भी मार्क्स नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, मेहनत करें तो मार्क्स आएगा ही क्या आएगा पेपर सर। इंस्टीट्यूट जानबूझ के हमेशा फेल नहीं करता नहीं है? नहीं, एकदम अगर आप पढ़ के जाओ तो मार्क्स आते आते ही आएंगे आएंगे। ये बात समझ लेना। मैं सुनता हूँ बच्चे बोलते हैं बाद में, सर हम तो मेहनत किए थे। क्या मेहनत किए थे दोस्त? इनका अगर मेहनत आप सुनो तो जैसे मैंने बोला, क्लासेस के दौरान कंसिस्टेंसी, और क्या इन्होंने भी कभी आज तक प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, बट उसके साथ साथ टेक ओवर किया उस बात को। फिर इसके बाद आपने रिवीजन, मॉक टेस्ट, आपने प्रैक्टिस सेशंस, आपने एग्जाम से पहले का रिवीजन, क्या ये सब किया? हाँ सर। गाइडेंस हमारा, तब मिलके आपका मार्क्स आना कोई भी बात नामुमकिन नहीं है दोस्त। आप टोटल लगा लो मार्क्स का और आप समझ लो क्या मेहनत रहा होगा इसके पीछे। तो गाइस, और ये जो पर्टिकुलर बात आपने इनके मुंह से सुना, एंड होप आप भी इनको कांग्रेचुलेट करो कमेंट बॉक्स में, और हम तो यहाँ करेंगे ही। बहुत बहुत बधाई भाई सुधांशु, थैंक यू सर। जल्दी मिलेंगे वापस। पूरा देर ऑनलाइन देखा हूँ कि भाई तुम तो मेरे को देख रहे हैं, हाँ। मैं तो तुम्हारा सिर्फ चैट्स पढ़ता था। लाइव मैं इससे तीसरी बार मिल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने 2 बार बातें की थी। तो ये बहुत दूर रहता है, आप कहाँ रहते हो? बालीगंज फाड़ी साइड रहते थे। ये एक दिन आए थे, मुझे याद है, अपना अपडेट देने के लिए, और एक दिन आए थे वापस से एग्जाम्स के बाद। हमें कुछ चर्चा करनी थी उसको लेके। बट अब जो मैं देख पा रहा हूँ इनको, इनसे मिलके एहसास कर पा रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं अंदर से कंसिस्टेंसी के कारण आती है। तो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड मुझे लगता है ये डिस्कशन आपके बहुत काम का है, आपके जूनियर्स के लिए बहुत काम का है। एंड सुधांशु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। अरे नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ मोर सच सरप्राइजेस एज वेल एज इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा, बाय बाय।